Hello everyone, welcome back to our channel, and in today's lecture we are going to explore the concept of the machine, in which we are going to know what are means of the machines, then the classifications and the terminologies that are used in the machines, that is the load and effort, mechanical advantage, velocity ratio, efficiency. Then after that we are going to explore the nature of the machines and the laws of the machines. So let's start with the introductions of the machines. So in simple words, if we can say what do you understand by the machines, so machines are the devices which are used to minimize the workload on the of the human being, or we can say that it is a device which helps in doing work by transferring energy or by changing the direction and the magnitude of the force to give the output with the less effort. Or a simple machine, in simple words, machines is a device which changes the available form of the energy in doing a particular work in less effort. और इन सिंपल वर्ड्स में अगर बात करी जाए तो मशीन्स आपकी वो डिवाइसेस हैं जो लेस एफर्ट में, यानी कि अगर आप इसके ऊपर कम एफर्ट लगाओ तो ये आपको जो आउटपुट देंगी, यानी कि जो इसमें लोड लगेगा वो ज़्यादा होगा। बेसिकली जैसा कि अगर आप एक लिफ्ट की बात करें, लिफ्ट इज़ ऑल्सो मशीन्स जो उसके ऊपर अटैच्ड होते हैं मैकेनिज्म, तो वो क्या करते हैं कि आपका कैपेसिटी के हिसाब से, जैसे कि 250 लोड अगर लिफ्ट के ऊपर लग रहा है तो वो इजीली उसको अप और डाउन कर सकती है, जो कि ह्यूमन बीइंग्स के टाइम को भी बचाती है कि वो आपका जितना टाइम हमें बाय स्टेयर्स ऊपर जाने में लगेगा और नीचे आने में लगेगा वो उतने टाइम्स को ये सेव कर लेती है, और साथ के साथ ह्यूमन एनर्जी को भी ये प्रिजर्व करके रखती है। यानी कि आपको जितनी थकावट नीचे से ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में होगी, उतनी थकावट आपको बाय द यूज़ ऑफ द लिफ्ट नहीं होगी। ठीक है, तो मशीन्स बेसिकली आपकी वो डिवाइसेस होती हैं जो कि कम एफर्ट में आपका ज़्यादा काम कर कर देती हैं। और ये इनका मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है कि आप इसके अंदर कुछ एनर्जी को इनपुट करते हो इन द फॉर्म ऑफ द डेटा, or the like the electrical energy or the hydraulic energy or in the other forms of the energy, हम इनको ऑपरेट करने के लिए देते हैं और ये एक डायरेक्शन में और लेस मैग्नीट्यूड में हमारे को काम कर कर देती हैं। साथ के साथ मशीन्स का दूसरा काम क्या होता है, इट रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट्स, कन्वर्ट द एनर्जी इनटू द यूजफुल आउटपुट्स। जैसा कि मैंने बताया, इट में इन्वॉल्व द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक्स और द फिनियोटिक सिस्टम्स। इट इज़ ऑल्सो very essential for the construction and the transportation and the manufacturing of the different types of the products. Okay, यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपके चाहे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हों, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हों, चाहे आपके इलेक्ट्रिकल से हों या मैकेनिकल से हों या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से हों, तो ये सारे के सारे
जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये उनको लेस एफर्ट के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। मशीन्स की सिंपल एग्जांपल जो हैं वो आपकी लीवर हैं, पुली हैं, इंक्लाइंड प्लेन्स हैं, और भी जितने भी आप मशीन्स अपने डे टू डे लाइफ में देख सकते हो, जैसे कि कार्स हो गई, आपकी बाइक्स हो गई, ठीक है, बाइसिकल हो गई, आपके मेट्रोस के अंदर एलिवेटर्स हो गए, ठीक है, या आपके जो डोर्स होते हैं, डोर पैनल्स इन द व्हेन वी एंटरिंग इन द मेट्रोज, तो दे ऑल आर बेस्ड अपॉन द simple mechanism of the machines. So I hope you understand what is machines. Now there are the some features कि जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि ये मशीन है। उसके बेस पर हमें ये पहले ये होना चाहिए कि आपके पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ द एफर्ट्स आपका उस मशीन्स के अंदर प्रेजेंट हो, यानी कि आपका ऑलवेज द एफर्ट विल बी लेस देन द लोड। एफर्ट आपके हमेशा लेस होंगे देन द अप्लाइड लोड, जो भी आप उसके अंदर इनपुट दे रहे हो। यानी कि आप बोल सकते हो कि जो आपका इनपुट होगा वो तो लेस होगा, लेकिन जो आपका आउटपुट होगा वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके मैकेनिज्म, यानी कि वर्किंग पार्ट्स ऑफ द मशीन्स होने चाहिए। यानी कि सिंपल किसी भी काम को करने के लिए कारगर पूरा साबित होना चाहिए। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल्स अगर आप लो सी सौ का, ठीक है, सी सौ का, यहाँ पर आपका सी सौ है, तो आपने एक एफर्ट इधर लगाया और लोड इधर लगाया, तो आप कम एफर्ट में कम लोड्स को ऊपर ले सकते हैं। जैसा कि हमने लीवर्स के जो सेक्शन था उसके अंदर हमने कवर किया था। तो इट इज़ ऑल्सो सिंपल मशीन, और इसका जो मैकेनिज्म है ये आपका लीवर बेस्ड होता है, और आप बोल सकते हो कि फल कर्म के ऊपर ये बेस्ड होता है। जब ये काम करना शुरू करेगा तभी आपका जो इनपुट दिया है आपको उसका आउटपुट बोलेगा, और बोल सकते हो कि आपने जो एफर्ट लगाया उसके रेस्पेक्ट में आपका लोड लिफ्ट होगा, ठीक है। दूसरा है कि तीसरा है द पॉइंट यूजफुल इन डूइंग द वर्क डन और द वेट लिफ्टेड। सिंपली आपने पहले एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट हो सकता है, यानी कि एक इनपुट होगा, उसके बाद आपकी मशीन जो है ऑपरेट करेगी, उसके ऊपर काम करेगी, एंड देन यू गेट द आउटपुट। जैसा कि हमने लेबोरेटरीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मशीन्स लाइक द विंच क्रैप मशीन, और इसके अंदर आपका सिंगल परचेज, डबल परचेज था, वॉर्म एंड वॉर्म था, जिसके अंदर आपके गियर, इन सारी मशीनों के अंदर जो इस्तेमाल होता है मैकेनिज्म वो गियर बेस्ड मैकेनिज्म होता है। जब हमने अपना लोड लगा दिया था, ठीक है, क्या लगा दिया था, लोड, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा था, और जब हमने अपना एफर्ट लगाया तो इसकी वजह से आपका लोड की जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई, वो अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया, और आपका एफर्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करा। तो यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट हो गया, यानी कि आपने एक इनपुट दिया और जो आपका लोड लिफ्टेड हो रहा था ये आपका हो गया आउटपुट। और इनके बीच में जो आपके गियर्स मूव कर रहे थे, क्या कर रहे थे, गियर्स जो मूव कर रहे थे, इनों के अंदर जो हमने मूवमेंट देखा, या जो आप बोल सकते हो कि ये डिस्टेंसेस कुछ कवर कर रहे थे, ये आपका मैकेनिज्म ऑफ द मशीन हो गया, ठीक है। तो ये अगर तीनों चीज़ें हमें किसी मशीन्स के अंदर देखने के लिए मिलती हैं कि व्हेन वी आर गोइंग टू पुट सम एफर्ट, the mechanism of the machine will get activated, or they are started doing work, or we can say the parts of the machine start moving,
then they give the point of work done, then we can say it is a proper machine. If anything between them is get subtracted or the evaluated, then it not comes under the category of the machines. I hope it is understandable. Now let's move to the next topic, that is the classifications of the machines. Machines are classified into the two categories. First one is the simple machine and the second one is the compound machines. So simple machines are those machines which have only one point of application for the effort and the load. जैसा कि हम एग्जाम्पल में अगर आप देख सको तो ये डंबल्स हैं, ये आपका लीवर है, इंक्लाइंड प्लेन है, पुली है, स्क्रू है, और ये आपका कुल्हाड़ी यानी कि वेज है। ये सारी की सारी एग्जाम्पल हैं सिंपल मशीन्स की। यानी कि यहाँ पर आपका जो एक पॉइंट पर आप एफर्ट लगाओगे और दूसरे पॉइंट से आपको आउटपुट यानी कि लोड जो लिफ्टेड हो रहा है वो देखने के लिए मिलेगा। ओके, सो ये आपकी सिंपल मशीन्स कहलाएंगी। इनकी जो बेसिक डिवाइसेस हैं, एग्जांपल जो हैं वो आपकी पुली हो गया, लीवर हो गया, इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ईटीसी। सेकंड थर्ड पॉइंट इसके अंदर ये है कि ये इनों के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं यानी कि जो मैकेनिज्म होगा वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म नहीं होगा। जैसा कि अगर आप लीवर देखोगे तो इसके अंदर सिर्फ एक क्या कहते हैं एक रॉड होगी और उसके बीच में एक फलक्रम लगा होगा जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा। इसी तरीके से आपका इंक्लाइंड में देखोगे तो इंक्लाइंड में आपका ये सिंपल सरफेस होगा जो कि इंक्लाइंड होगा विद सम एंगल थीटा, और इस पे ये आपकी बॉडी मूव करेगी। इसी तरीके से स्क्रू है, यहाँ पर आप ऊपर से इसके ऊपर एफर्ट लगाओगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द स्क्रू जैक, और ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो मूव करेगा यानी कि लोड, वो आपका फिर लोड को सिंप्लीफाई करेगा। इसी तरीके से पुली, पहले जो है क्या कहते हैं लिफ्टिंग के लिए पुलीज का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। तो सिंपल है कि यहाँ से आप जो खींच रहे हो ये आपका एफर्ट हो गया और जो काम होके निकल कर आ रहा है यानी कि जो आपका बकेट के अंदर मटेरियल या वाटर वगैरह जो भी निकल कर आएगा ये आपका लोड हो जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड सिंपल मशीन्स आपकी वो मशीन्स कहलाएंगे विच हैव ओनली द वन पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द लोड एंड ऑल्सो द आउटपुट विल बी द सिंगल। वेयरएज कंपाउंड मशीन्स की बात करें तो कंपाउंड मशीन के अंदर एक या एक से ज़्यादा एफर्ट पॉइंट और लोड आउटपुट हो सकता है। जैसे कि एक सबसे बड़ी एग्जांपल जो दी जाती है वो लेथ मशीन्स की दी जाती है कि लेथ मशीन्स के अंदर आप एक ही मशीन्स पे कई ऑपरेशंस कर सकते हो फॉर कटिंग और डिजाइनिंग पर्पसेस ऑफ द टूल्स। ठीक है, इसी तरीके से जो कॉमन एग्जांपल इन सिंपल ऑफ द कंपाउंड मशीन देखी जाए तो वो आपकी प्रिंटिंग मशीन्स होती है और द टाइपराइटर होता है। इसके अंदर ज़्यादा बेसिकली क्या होगा कि जब आप इसे इनपुट दोगे तो ये कॉम्बिनेशंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मशीन काम करेंगे और एक आपको आउटपुट देंगे। सो इनका जो स्ट्रक्चर होगा जैसे कि सिंपल मशीन का था, सिंपल मशीन्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनों के अंदर मिनिमम कॉम्पाउंड्स आपको देखने के लिए देखने के लिए मिलते हैं। वहीं पर अगर हम कंपाउंड मशीन की बात करें तो कंपाउंड मशीन्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है। ओके,
So I think simple machines and the compound machines will be clear to you. So once again, in simple machines have the one point of the applications of the effort and one point for the output or the loads, and it also have the minimum number of the components, as you can see in the figure, whereas the compound machines have one or more than one applications of the effort and also the output, as you can see in case of the lathe machines or the printing machines or the printers or the crane. So, and they all have the complex structure. Now let's move to the next topic, that is the load and the effort. So when the machine start working, we for giving the input we have the effort, and when the machines start working and doing its mechanism start doing working and have the mechanism, then it gives the load in the form of the load lifting or the some other output. एंड इन बेसिकली कि आपका जो एफर्ट होगा वो आपका किसी भी फॉर्म ऑफ द एनर्जी के अंदर भी हो सकता है या आपका लोड भी हो सकता है कोई। सो जब आपका मैकेनिज्म काम करेगा तो ये आपका अगर लोड लगा हुआ है तो लोड के रेस्पेक्ट में देगा जो उसको लिफ्ट करेगा, या फिर आपका अदर आउटपुट देगा, जैसे कि प्रिंटिंग मशीन्स के अंदर होता है कि हम उसे एक सिग्नल के फॉर्म में एफर्ट देते हैं और उसका जो प्रिंटिंग निकल कर आता है, फाइनल जो आउटपुट होता है वो आपका लोड के फॉर्म में निकल कर आएगा। ठीक है। सो बेसिकली मशीन्स के केस के अंदर लोड क्या होता है, इट इज़ द रेजिस्टेंस द मशीन्स ओवरकम, यानी कि ये लोड जो होगा ये आपका बेसिकली वो वेट और कह सकते हो आप कि जो कि रेजिस्ट करता है मशीन्स के ऑपरेशंस के ऊपर। यानी कि जब आपकी मशीन्स ने काम करना शुरू किया तो उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल होता ड्यू टू द पार्ट्स ऑफ द मशीन के पार्ट्स की वजह से उसके अंदर फ्रिक्शन मौजूद होगा और उसको ओवरकम करके जो आएगा वो आपका लोड कहलाएगा। वेयर एज एफर्ट इट इज़ द फोर्स अप्लाइड टू ऑपरेट द मशीन, और आप बोल सकते हैं टू एक्टिवेट द लोड। तो एफर्ट्स आपके बेसिकली वो फोर्सेस हो गए जो कि हम मशीन्स के ऊपर लगाते हैं या उसको इन द फॉर्म ऑफ द इनपुट देते हैं ताकि आपकी मशीन जो रेजिस्ट ऑपरेशन ऑफ द मशीन जो है उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस लग के आ रही है वो उसको ओवरकम कर सके। जैसा कि हमने लैबोरेटरीज़ के अंदर जो हम मशीन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उन्हों पे हम क्या करते हैं कि लोड को हम पहले फिक्स कर देते हैं, या तो आप 3 kg 4 kg या 5 kg या 6 kg का हम उसके ऊपर लोड को इनपुट लोड लगा देते हैं और उसके बाद हम एफर्ट उसके ऊपर देखते हैं कि भाई इसके ऊपर कितने वेट यानी कि आप कितना एफर्ट लगा के इस वेट को आप लिफ्ट कर सकते हो। जब आप धीरे 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 वेट को बढ़ाते हो, जैसे कि हमने 100 ग्राम बढ़ाया एंड सी कि उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नज़र नहीं आया, जब हमने उसके अंदर 300 ग्राम बढ़ाया तो उसके अंदर कोई मूवमेंट नज़र नहीं आया, फिर हमने 350 ग्राम बढ़ाया तो उसके अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला। ये जो हम धीरे धीरे करके वेट अपना एफर्ट को बढ़ा रहे थे तो वो हेल्प कर रहा था आपकी लोड को
कि वो ओवरकम कर सके मशीन्स की रेजिस्टेंस को। और ये रेजिस्टेंस जो होती है वो ड्यू टू द पार्ट्स ऑफ द मशीन्स की वजह से होती है। लोड कैन बी स्टैटिक और डायनामिक्स। जो आप क्या कहते हैं रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रही होती है मशीन्स टू ओवरकम इट, ये आपका स्टैटिक भी हो सकता है यानी कि ठहरा हुआ भी हो सकता है, और डायनामिक यानी कि ये वेरिएबल भी हो सकता है कि 1 सेकंड पर इसका नेचर कुछ होगा, 1 सेकंड पर इन 1 सेकंड ये अगर 2 के न्यूटन का फोर्स को शो कर रहा है तो इन सेकंड यानी कि दूसरे सेकंड के अंदर ये 3 न्यूटन का भी शो कर सकता है इन केस ऑफ द डायनामिक। वेयर एज इन केस ऑफ द स्टैटिक, तो स्टैटिक के अंदर आपका वेट कांस्टेंट रहेगा, यानी कि अगर आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो ये 2 ही न्यूटन रहेगा जब तक आपका एफर्ट इसको ओवरकम ना करे। जैसे कि इन केस कि जब हमने अपनी मशीन्स के ऊपर 3 kg का वेट लगाया और उसको ओवरकम करने के लिए 350 ग्राम का एफर्ट हमने लगाया, जिसके अंदर हमें मूवमेंट देखने के लिए मिली, तो इससे आपका यहाँ पे ये जो 3 है ये आपका स्टैटिक है। वहीं पर हम साथ के साथ एफर्ट इतना ही रहने देते और लोड को बढ़ाते रहते तो ये आपका डायनामिक इन नेचर हो जाता। ना एफर्ट में बी डायरेक्टेड और वाया मैकेनिज्म। तो जैसा कि आपका लिफ्ट के अंदर होता है कि लिफ्ट के अंदर ये मैकेनिज्म के अंदर ही फिक्स्ड होता है। जब आपका मशीन्स लगाई जाती हैं तो वहाँ पे हमारे मैकेनिज्म यानी कि एफर्ट को फिक्स, लोड को फिक्स कर दिया जाता है कि भाई आप 200 या 250 kg से ज़्यादा लोग इसके ऊपर ना खींच लें, ठीक है। तो ये इट इज़ बेस्ड अपॉन द मैकेनिज्म। तो वहाँ पर आपका एफर्ट जो है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि अगर आप ऊपर से जाके मशीन यहाँ पे जहाँ पे आपकी लिफ्ट लगी हुई है वहाँ पे आप जो मशीन्स के पार्ट्स होते हैं, मशीन देखोगे तो उसके साइड में एक वेट लटका हुआ होता है विच इज़ एक्टेड एज द एफर्ट, और ये आपका पार्ट होता है फॉर द मैकेनिज्म, ठीक है। और वहीं पर आप जैसे कि आप लेबोरेटरीज के अंदर जो वेट इंक्रीज कर रहे हो इन द मशीन्स, तो ये आपका डायरेक्ट होता है कि भाई आप डायरेक्टली इसके ऊपर लगा सकते हो। अगर इनके यूनिट की बात करी जाए तो ऐसा यूनिट ऑफ द मशीन्स लोड एंड द एफर्ट विल बी न्यूटन। मशीन्स एम्पलीफाई द अप्लाइड लोड। तो एडवांटेज जो होती है मशीन्स की वो ये होती है कि ये आपके एफर्ट को एम्पलीफाई भी कर सकता है ना। नेक्स्ट इज द मैकेनिकल एडवांटेज। So mechanical advantage is the ratio of the load to the effort of the machine. It is represented or symbolically represented by MA. So MA is equal to load upon effort, where and also W upon P, where W is the load and the effort is the P. It indicates the multiplications of the effort. For the idle machines, no friction present, and in actual the machine's operation the friction is included. Higher the value of the MA, less effort will be required. Depends on the geometry and the other losses. It's MA की जो वैल्यू होगी किसी भी मशीन्स के लिए वो उसकी ज्योमेट्री के ऊपर या उसके अंदर कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है। ये लॉसेस आपके जनरली जो होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से होते हैं, जो फ्रिक्शनल लॉस इसे हम कहते हैं। और फ्रिक्शनल लॉस जो होता है ये आपका एफर्ट के थ्रू भी हो सकता है और लोड के थ्रू भी हो सकता है, और साथ के साथ बाय द पार्ट्स
ऑफ द मशीन के थ्रू भी हो सकता है। ओके, एंड MA is depends if the value of the MA is more then the value of the P is less. As you can see कि अगर आप डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को डिक्रीज़ करते जाओगे तो आपकी जो फाइनल वैल्यूज़ जो आएंगी वो ज़्यादा आएंगी। जैसे कि अगर आप 4 को डिवाइड करोगे 3 से तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 1.33 आएगी। वहीं पर अगर आप 4 को डिवाइड करोगे 2 से तो ये इंक्रीज़ होकर 2 पर आ गई। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम डिनोमिनेटर यानी कि P की वैल्यूज़ को डाउन करते रहेंगे, गिराते रहेंगे, तो उसी तरीके से आपकी MA की वैल्यू इंक्रीज़ होती रहेगी। इससे पता चला कि अगर आप कम एफर्ट वाली मशीन्स को लगाओगे तो उसके अंदर आपका मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द मशीन्स विल बी मोर। नाउ नेक्स्ट is the velocity ratio. So velocity ratio, it is the ratio of the distance moved by the effort and to the distance moved by the load. Okay, और in some cases ये आपका x अपॉन y भी से भी शो कर सकता है। जैसे कि x जो होगा वो डिनोट करेगा डिस्टेंस कवर्ड बाय एफर्ट और y जो होगा ये होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड। ओके, फॉर द आइडियल मशीन VR helps in designing of the machines। VR का काम क्या होता है कि VR की मदद से हमें डिज़ाइनिंग ऑफ द मशीन्स देखने के लिए मिलती है। एंड फॉर अ पार्टिकुलर मशीन्स VR इज़ कांस्टेंट। कोई एक भी मशीन होगी जिसके ऊपर आप काम कर रहे होगे तो उस मशीन का VR always be constant, whereas the value of MA is variable and it depends upon the effort. Now, higher the value of the VR, higher will be the speed advantages। यानी कि जितनी वैल्यू अगर आपकी VR की बढ़ेगी, VR जितना ज़्यादा होगा उस मशीन की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। इट इज़ derived फ्रॉम द मशीन्स डायमेंशंस, और आप बोल सकते हो कि VR विल डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द मशीन एज द वेलोसिटी रेशियो। फॉर अ perfect machine velocity is equal to the mechanical advantage। यानी कि VR अगर आपके MA के बराबर आ जाता है it will be cancelled out and comes to the one which gives the 100% efficiency। So in that case the machines is called as the perfect machines। Now what do you understand by the efficiency of the machines? Efficiency is basically defined the work done by the machines। So it is the ratio of the work done by the machines to the work done on the machine। that is अगर आप मशीन्स के ऊपर काम बाय द मशीन करेंगे यानी कि मशीन के द्वारा काम किया जाएगा तो वो आपको दिया जाएगा आउटपुट। और व्हेन द वर्क डन ऑन द मशीन है यानी कि मशीन के ऊपर काम अगर आप कर रहे हो तो इट विल गिव यू द इनपुट। यानी कि आपने उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, काम दिया, लोड लगाया, जब जाके उसने काम करना शुरू किया
तो आपने जो डेटा उसको इनपुट दिया वो इनपुट कहलाएगा, और जो उसने काम कर कर दिया वो आपका आउटपुट हुआ। तो आउटपुट अपॉन इनपुट into 100 gives you the machine's efficiency. And also in simple words, efficiency is the ratio of mechanical advantage to the velocity ratio. And for a एक्चुअल मशीन्स के लिए हमारी ये परसेंटेज जो है लेस देन 100% होनी चाहिए. इफ़ द मशीन्स हैव द परसेंटेज equal to 100, then it is called the perfect machine or the ideal machine. Efficiency of the machines is affected by the friction and the deformation of parts. क्या फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शन के ऊपर, यानी कि बेसिकली आप बोल सकते हो कि पार्ट्स के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है, या अगर पार्ट्स के अंदर कोई ख़राबी आ गई है, डिफॉर्मेशन आ गया है, तो उनकी वजह से आपकी एफिशिएंसी ऑफ द मशीन अफेक्टेड हो सकती है. हायर द एफिशिएंसी, लेस एनर्जी लॉसेस. देखा होगा कि जब हम बाइसिकल वगैरह चलाते हैं, तो बाइसिकल वगैरह में अगर आपकी चेन स्मूथ है, टाइट है, तो आप वहाँ पे लेस इनपुट दे रहे हो, यानी कि कम आपने उसके पैडल मारे, लेकिन वहाँ पे वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ये आपका आउटपुट हुआ. अगर वहीं पे मशीन आपकी चैन के अंदर कोई ख़राबी आ जाती है, मशीन चैन्स के जो बॉल्स होती हैं या बियरिंग जो होती हैं जिनों के अलोंग आपकी चैन मूव करती है, अगर वो फ्री हो जाए या वो कम मूव करें, उनके अंदर फ्रिक्शन बढ़ जाए, तो उसकी वजह से आपको कभी कभार ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है और आपको कम आउटपुट मिलता है. जब आपका आउटपुट ज़्यादा होगा और इनपुट कम होगा तो इफ़िशेंसी आपकी बेसिकली ज़्यादा बढ़ जाएगी. लेकिन जब आपका इनपुट ही ज़्यादा हो जाएगा और आउटपुट कम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इफ़िशेंसी खुद ब खुद गिर जाएगी. सो इट्स डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्शन एंड द डिफॉर्मेशंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ मशीन. ओके. हायर एफिशिएंसी, लेस एनर्जी लॉस, और लो एफिशिएंसी होगी तो इसका मतलब है कि एनर्जी लॉस वहाँ पर आपका ज़्यादा हो रहा होगा. फॉर अ आइडियल मशीन 100% एफिशिएंसी होगी. फॉर द रियल मशीन्स एफिशिएंसी विल बी लेस देन 100. नाउ हियर इज द relationship between the MA, VR and the efficiencies. So MA is basically MA equal to W upon P, where W is the load and P is the effort, and the formula for the VR is the X upon Y, where X is the distance covered by the effort and the distance covered by the load, and efficiency is basically MA upon VR, okay, into 100. So it give you the values. अब हमें क्या कहते हैं, इफ़िशेंसीज के रेस्पेक्ट में अगर चाहिए तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा. तो इस वाले फार्मूले से अगर आप ड्राइव करोगे तो आपको मिलेगा कि भाई अगर आपको एम ए की वैल्यू चाहिए, इस वाले फार्मूले से निकल कर आएगी एम ए इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वी आर. एंड फॉर द वी आर, अगर आपको वी आर की वैल्यू चाहिए तो ये ऊपर चला जाएगा एंड इट्स कम्स टू द न्यूमरेटर वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका एम ए अपॉन efficiency. So these are the relations
between the formulas of the efficiencies, velocity and the mechanical advantage. Mechanical advantage can be given by the ma equal to w upon p, or ma equal to the efficiency and the Vr. If the load and the effort given, we use this formula, and if the efficiency and Vr giving, then we use this formula. Similarly, Vr is the distance covered by the effort to the distance covered by the load, that is x upon y. And also in case of the efficiencies, Vr is equal to ma upon efficiency. And efficiency, as we already know, efficiency can be denoted by ma upon Vr into 100. I think it is clear to you all. Now, thank you for your responses, and please like and subscribe the channel. If you have any query, you can ask in the comment portions. Thank you very much.